आज जो अवधारणाओं को क्लियर करने का ये सीरीज चल रही है, उसमें आज हम जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो सोशलिज्म शब्द दिया गया है, समाजवाद, उसकी बात करेंगे कि आखिरकार ये समाजवाद शब्द का मतलब क्या है और इसको किस रूप में लागू किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सोशलिज्म जो शब्द है, ये ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था। ये जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के बाद, जो है 1976 में। लेकिन ये समझ लेना जरूरी है कि जब से देश आज़ाद हुआ तो उसकी पॉलिसी समाजवादी थी। अब जैसे आपने पढ़ा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करते हैं, तो वो जो सामाजिक लोकतंत्र है वही समाजवाद है भारत में। लेकिन हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि समाजवाद होता क्या है और भारत का जो समाजवाद जिस सेंस में लिया गया वो उससे कैसे भिन्न है और इसको कैसे लागू किया गया। तो जो समाजवाद शब्द है, इसमें दो चीज़ें समझिए आप। उत्पादन के साधन, यानी समाज में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको दो शब्दों में मैं समेट सकता हूँ। पहला है उत्पादन के साधन, वितरण के साधन। जो भी समाज में प्रॉपर्टी है वो दो ही है, तो उत्पादन का साधन है या वितरण के साधन। जब इन पर राज्य या समाज का अधिकार हो तो वो समाजवाद है। अब आप कह सकते हैं कि मार्क्सवाद में भी यही बात कही गई है। कार्ल मार्क्स ने जो अपना विचार दिया, उसने भी यही कहा कि उत्पादन के साधन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वितरण के साधन मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन पे राज्य का या पूरे समाज का अधिकार हो। तो अंतर क्या है? अंतर है समाजवाद इन साधनों पर, उत्पादन के साधन और वितरण के साधनों पर क्रमशः और लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार करना चाहता है। लेकिन मार्क्सवाद इन साधनों पर हिंसा के द्वारा भी अधिकार करने की छूट देता है। यानी जो सबसे बड़ा अंतर है मार्क्सवाद और समाजवाद में, वो उद्देश्य का नहीं है, वो साधनों का है। समाजवाद शांतिपूर्ण और क्रमिक लीगल और डेमोक्रेटिक साधनों में विश्वास करता है, जबकि मार्क्सवाद हिंसक साधनों, क्रांति में विश्वास करता है। अब जो समाजवाद है वो ऐसा नहीं कि भारत में ही, ये भारत के पहले यूरोपियन कंट्रीज में समाजवाद के कई रूप, मैं उन पर डिटेल पे नहीं जाऊंगा। आपने सुना होगा फेबियन समाजवाद, गिल्ड सोशलिज्म, या और कई तरीके के इसके रूप आए हैं सामने। भारत में जो समाजवाद आया इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लास्की इसके सबसे बड़े समर्थक थे और नेहरू इससे बहुत प्रभावित थे। इसमें है हम समाजवादी लक्ष्यों को, समाजवादी उद्देश्यों को धीरे धीरे कानून के द्वारा क्रमशः प्राप्त करेंगे। हालांकि ये शब्द नहीं था प्रस्तावना में, लेकिन 1950 के बाद सरकार ने इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए कई नीतियां अपनाई। जिसे मैं आपको बता दूं, जमींदारी उन्मूलन एक्ट। अब आप समझिए कि हमारे यहाँ समाजवाद के रूप को, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को कैसे लागू किया गया। 1948 में जमींदारी एबोलिशन एक्ट पारित किया गया। प्लान डेवलपमेंट की, हम प्लान करके डेवलपमेंट करेंगे। जो पब्लिक सेक्टर है उसको डोमिनेंस देंगे, प्राइवेट सेक्टर पे तमाम तरह की प्रतिबंध लगाएंगे। फिर आपने देखा होगा कि नेशनलाइजेशन, रेलवे का नेशनलाइजेशन किया गया। 1969 में 14 बैंक का किया गया नेशनलाइजेशन। राजाओं महाराजाओं को जो सालाना पेंशन दी जाती थी उसको समाप्त किया गया। ये सारे उपाय क्या हैं? ये सारे उपाय समाजवाद की तरफ आगे बढ़ने के उपाय हैं। इन्हीं तरह की बातों को, चूंकि गरीबों के और दूसरे लोगों के इंटरेस्ट की बातें लिखी हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, इसलिए तो हम कहते हैं कि वो समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना का एक प्रयास है। ये समाजवाद लाने के साधन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि 1955 में, चूँकि कांग्रेस की ही सरकार थी, भाई लगातार 77 तक केंद्र सरकार में कांग्रेस का शासन रहा, तो 1955 में कांग्रेस ने
अपना अधिवेशन किया, सेशन किया अवाडी। अवाडी तमिलनाडु में है। वो अवाडी वही जगह है जहाँ पर हमारे मेन बैटल टैंक, अर्जुन बैटल टैंक बनते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने एक टर्म कॉइन किया जो इम्पोर्टेंट है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाज का समाजवादी ढांचा। यानी ये जो कांग्रेस की नीति थी उसी को उन्होंने जमींदारी के द्वारा, एबोलिशन के द्वारा, प्लान डेवलपमेंट के द्वारा, गरीबी उन्मूलन के द्वारा और कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लागू करने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं संविधान में जो असमानता को कम करने की बात करते हैं, जो कहते हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम सबके इंटरेस्ट में काम करे, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उनको हम सब अपनी समाज के समाजवादी ढांचे में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद से कैसे भिन्न है, भारत में जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसको किस तरह से हमने कई कानूनों के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया। लेकिन अब क्या एक स्थिति विचित्र उत्पन्न हुई 1991 में। 1991 में हमने निजीकरण, जिसे कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन, और निजीकरण, उदारीकरण की नीति अपनाई। 1991 में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारे चेंज हुए। वो नीतियां समाजवादी नीतियों से विपरीत है। जो आज सरकार की उदारीकरण की नीति है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो समाजवादी नीतियों के अनुकूल है, क्योंकि समाजवादी नीतियों को माना गया कि देश के विकास में उतनी सहायक नहीं हुई। हालांकि आज भी सरकार गरीबों के लिए, उनके लिए उदारीकरण अपनाने के बाद भी अलग से योजनाएं चला रही है, लेकिन समाजवाद जो शब्द लिखा है उसके स्ट्रिक्टली अनुसार नहीं है ये जो एलपीजी की नीति है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की। तो फिर क्या संविधान का उल्लंघन हो रहा है? नहीं, क्योंकि जो समाजवाद शब्द है वो प्रस्तावना में लिखा है और प्रस्तावना इन्फोर्सेबल नहीं है। वो एक डायरेक्शन देती है, वो एक दिशा देती है कि सरकार को इन आदर्शों को प्राप्त करना है। इसलिए वो संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो प्रेम्बल में दिया है। यही अगर समाजवाद शब्द संविधान में और कहीं दिया होता तो ये बात उठती कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आज भी सरकार एलपीजी की नीतियों को अपनाने के बाद भी समाजवादी नीतियां भी बीच बीच लागू करती है। जो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं गरीबों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, ताकि वो जितनी भी कल्याणकारी इस तरह की योजनाएं हैं इनको हम डाल सकते हैं कि उनका रुझान समाजवाद की तरफ है। थैंक यू।